न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रोटियम को छोड़कर बाकी सारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। मैं हाइड्रोजन से ठीक ऊपर का सिंपलेस्ट न्यूक्लियस बना रहा हूं, जिसमें दो प्रोटॉन्स हैं और दो न्यूट्रॉन्स हैं, और वो पाई मैसॉन भी है चारों तरफ इसके घिरे हुए। पाई मैसॉन को हम नहीं बना रहे। अब ये न्यूक्लियस किसका न्यूक्लियस है? ये न्यूक्लियस है हीलियम न्यूक्लियस, जिसे आप लिखते हैं 2He4। दो प्रोटॉन्स हैं, दो न्यूट्रॉन है, परफेक्ट रेशियो है 1:1। स्टेबल न्यूक्लियस है ये, स्टेबल न्यूक्लियस है। स्टेबल न्यूक्लियस का मतलब, स्टेबल न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि आपका जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ओवरकम करती है किसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। इलेक्ट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करे हुए किसे? रिपल्शन को। एक्चुअली न्यूक्लियस जब तक स्टेबल है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस की आप बात कर रहे हैं, तब तक दोनों बिल्कुल बैलेंस हैं। अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई तो ये सिकुड़ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन हुई तो फट जाएगा। लेकिन ना सिकुड़ रहा ना फट रहा, स्टेबल है, तो दोनों बिल्कुल परफेक्टली इक्वल है। लेकिन अगर आप इन न्यूक्लियंस को जरा सा दूर कर दें, जरा सा इन्हें दूर कर दें, तो क्या होगा? जरा सा आपने इनको हिला के दूर कर दिया, अब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से, और ये वापस छोड़ते ही वापस अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है। एक ऐसे इमेजिन कर लीजिए इनके बीच की फोर्स जैसे कि आपस में सारे ये अलग अलग स्प्रिंग से बंधे हुए हैं। आपने क्या करना है? आपने इस न्यूक्लियस को तोड़ देना है। किसमें तोड़ देना है? अलग अलग न्यूक्लियस में तोड़ देना है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसके अलग अलग कर देने, इतने दूर कर देने हैं, इतने दूर कर देने हैं कि इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन ना रहे, ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन रहे और ना न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्हें बांधे हुए है, उस बंधन, उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपने वर्क करना पड़ेगा। कुछ आपको यहां मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। बस जितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इस एनर्जी का नाम है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। क्या नाम है इसका? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। किसी भी एक स्टेबल एटम को उसके सारे न्यूक्लियॉन्स में अलग अलग तोड़ देना, इतने डिस्टेंस तक के इन न्यूक्लियॉन्स के बीच कोई भी इंटरेक्शन ना रहे। जब ये नो इंटरेक्शन है, नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि सबके बीच में कौन सा डिस्टेंस हो गया? इनफाइनाइट। एक्चुअली इनफाइनाइट कभी नहीं होता। इतना डिस्टेंस आपने कर दिया कि इनके बीच का ना तो अट्रैक्शन ना ना रिपल्शन था। इस काम को करने के लिए जितनी आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसे हम बोलेंगे क्या? बाइंडिंग एनर्जी। हेडिंग डालिए बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस। द एनर्जी रिक्वायर्ड और द अमाउंट ऑफ वर्क डन to separate all the nucleons from a stable nucleus
to non-interacting distance is called binding energy of nucleus. यहाँ आपने कुछ वर्क किया, कुछ एनर्जी खर्च की, और न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पर पहुंच गए, कुछ एनर्जी आपके खर्च करती। टोटल एनर्जी को अगर आप नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से डिवाइड कर दें, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, जेड, जेड नहीं ए से आप डिवाइड कर दें, तो क्या बन जाएगी ये बाइंडिंग एनर्जी। आपने इस हीलियम न्यूक्लियस में से प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस लाने में सपोज 50 जूल एनर्जी खर्च करी। इस 50 को 4 से, 4 न्यूक्लियॉन थे, 4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा, एक न्यूक्लियॉन्स को, एक किसी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को हटाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, इसे आप कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्या कहेंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मीनिंग हुआ कि एक स्टेबल न्यूक्लियस में से, एक स्टेबल न्यूक्लियस है, इसमें से किसी एक न्यूक्लियॉन को हटाने के लिए, एक न्यूक्लियॉन को हटाने के लिए जितनी भी एनर्जी आपको चाहिए, यहां आपने एनर्जी दी और उस एनर्जी, कुछ वर्क किया, कुछ एनर्जी खर्च की, एक न्यूक्लियॉन को बाहर निकाल लिया, तो जितनी भी ये एनर्जी देनी पड़ी, ये आपकी कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और कैसे निकालोगे इसे, सिंपल सी बात है, पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कीजिए और उसे डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए, द वर्क डन और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूक्लियस, टू रिमूव वन न्यूक्लियॉन from a stable nucleus is called binding energy per nucleon. It is given by the ratio of binding energy of nucleus, by the ratio of binding energy of nucleus to the number of nucleons in the nucleus. आपका स्टेबल न्यूक्लियस में से न्यूक्लियस को अलग अलग करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब इसकी कंडीशन अलग, इसकी अपोजिट कंडीशन, ये आपके न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, कितने डिस्टेंस पर हैं, ये सारे के सारे नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पर हैं, जहां एक दूसरे से कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रहे, ना इनके बीच अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। और इन सबको मिला करके, इन सारे न्यूक्लियॉन्स को मिलाकर आपने बना दिया, क्या बना दिया, एक स्टेबल न्यूक्लियस, एक स्टेबल न्यूक्लियस बना दिया। तो अब एनर्जी के बारे में क्या कह सकते हो आप, एनर्जी के बारे में आप क्या कह सकते हो, अब क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा। इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी इवॉल्व हो जाएगी यहाँ। कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी, उतनी ही एनर्जी इवॉल्व होगी जितनी एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ी थी इन सारे न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करने के लिए। कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी, इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की इक्वल एनर्जी यहां निकल कर बाहर आएगी। लेकिन इन न्यूक्लियस में तो कोई एनर्जी थी नहीं, तो एनर्जी निकल कर आएगी कहां से,
जब इन सारे भाई ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इन्होंने सुबह नाश्ते में ना पराठे खाए ना दूध पिया, तो इनमें तो एनर्जी है ही नहीं, सारे नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पर है। और आपने इनको मिला दिया, मिलाने के बाद पता लगा कि आपको कुछ करना नहीं पड़ा बल्कि आपको एनर्जी और मिल गई। तो कहां से आई है एनर्जी? कहां से आई है एनर्जी? कहां से आई है एनर्जी? इस एनर्जी का सोर्स है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट क्या है? ये हीलियम का न्यूक्लियस आप बना रहे हो, दो प्रोटॉन खरीद के लाए आप, दो न्यूट्रॉन खरीद के लाए, बाजार से लिया है, दोनों अलग अलग है, सब चारों अलग अलग डिब्बे में है। आपने डिब्बा खोला और उन चारों को मिलाकर के एक न्यूक्लियस बना दिया, तो आपको एनर्जी मिली। कितनी एनर्जी मिली? उतनी जितनी बाइंडिंग एनर्जी, यानी उतनी एनर्जी जितनी इस न्यूक्लियस को अलग अलग सेपरेट, न्यूक्लियस को अलग अलग सेपरेट करने में आपको खर्च करनी थी। तो इनमें तो एनर्जी थी नहीं, चारों के चारों डब्बे में अलग अलग पैक थे, ना उनमें पेट्रोल था ना डीजल था, कुछ भी नहीं था। एनर्जी आई कहां से? एनर्जी आई कहां से? पता ये लगेगा कि जो आपका मास है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कब, कब? एट नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस। और वही चारों न्यूक्लियस है, वही चारों न्यूक्लियॉन्स हैं, लेकिन अब ये किस फॉर्म में आ गए? स्टेबल न्यूक्लियस की फॉर्म में आ गए। पता ये लगेगा आप जब तोलने बैठेंगे, तो जब ये अलग अलग थे इनका मास ज्यादा था, और जब ये मिलकर के एक न्यूक्लियन न्यूक्लियस बना लिया स्टेबल, तो इनका मास कम हो गया। अपने आप कम हो जाएगा, रोके नहीं रुकेगा। किसी के बस में नहीं है मास को घटने से रोक लेना। और अब जो आपका डिफरेंस आया है मास, जो मास का डिफरेंस आया है मास, जिसे हम लिखेंगे डेल्टा एम, और कहेंगे इसे मास डिफेक्ट। यही मास, एक्चुअल में यही मास, मास डिफेक्ट डेल्टा एम गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। किसके हिसाब से? आइंस्टीन ने कहा था कि किसी मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर दो पूरी तरह से, बाय आइंस्टीन इक्वेशन, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जूल। यही एनर्जी एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी है। ये आपको, ये एनर्जी मिल गई, आपको इवॉल्व हो गई। कब इवॉल्व हो गई? जब आपके न्यूक्लियस ने मिल करके न्यूक्लियस बनाया स्टेबल, क्योंकि आपको मिल गई थी एनर्जी। इसका उल्टा, जब आप एक स्टेबल न्यूक्लियस को ब्रेक करके उसके अलग अलग न्यूट्रॉन न्यूक्लियस अलग अलग करेंगे, तो वही अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, जो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में आपको मिली थी। वही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी जब आप इन न्यूक्लियस को अलग अलग करना चाहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो अब बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सीधी सीधी बात है, पहले आप मास डिफेक्ट निकालो, और उस मास डिफेक्ट को आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। यही क्या चीज है? यही एम सी स्क्वायर क्या है? यही बाइंडिंग एनर्जी है। अब हेडिंग डाल दीजिए आप, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल न्यूक्लियस फ्रॉम इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स
mass gets converted into energy in accordance with Einstein equation. E equals delta mc square. This loss of mass is called mass defect. And the evolved energy is the binding energy of nucleus. अब मास डिफेक्ट और मास डिफेक्ट से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास डिफेक्ट डेल टाइम इक्वल्स मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन आइसोलेटेड स्टेट, जब सारे न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से आइसोलेटेड है, नॉन इंटरएक्टिंग डिस्टेंस पर है। इसमें से आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या? मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A, तो इस पूरे का मास कितना हो गया? मैं यहां M लगा देता हूं। मतलब क्या हुआ? मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z है, जिसका मास नंबर A है। तो इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इसमें। तो इन प्रोटॉन्स का मास कितना होगा? Z इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन। कितने इसमें न्यूट्रॉन्स हैं? A माइनस जेड। तो A माइनस जेड न्यूट्रॉन्स का मास कितना होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों के मास में से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या? मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस। तो क्या मिल गया आपको? मास डिफेक्ट मिल गया। और फिर बाइंडिंग एनर्जी कितनी निकल कर आएगी? फिर आपकी बाइंडिंग एनर्जी होगी, सिंपल सी बात है, डेल्टा एम सी स्क्वायर जूल। डेल्टा एम की वैल्यू ये पूरी की पूरी, डेल्टा एम की वैल्यू ये पूरी। एनर्जी यहां से आएगी किसमें? जूल्स में। लिख लीजिए इसे। और इसी में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना हो जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना होगा? इसे डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से। कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं इस इक्वेशन में? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? Z प्लस ए या Z? Z। Z प्लस ए लिखूं नीचे अपॉन में या Z लिखूं? हाँ, दो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमें फाइंड करना है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियस क्या है, इसे हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ अपॉन में क्या लिखूं? ए प्लस जेड लिखूं, ए माइनस जेड लिखूं, जेड लिखूं, ए लिखूं, ए इंटू जेड लिखूं, जेड इंटू ए लिखूं, क्या लिखूं? क्या लिखूं? हाँ, जूल पर न्यूक्लियॉन। अफसोस की बात है, मास इज इन किलोग्राम। हेयर मास इज इन किलोग्राम and the energy is in joule. Here the mass is in kilogram and the energy is in joule.